तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 3 ऊष्मा और ताप। तो ऊष्मा और ताप किसे कहते हैं? हम सबसे पहले जानेंगे कि ऊष्मा और ताप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ऊष्मा क्या होती है? तो हम सभी को पता है कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। और ताप किसे कहते हैं? गर्म और ठंडी वस्तु का जो मात्रक होते हैं जिसका मापन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज अध्याय 3 ऊष्मा और ताप का प्रश्न उत्तर। पहला हम देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, ठोस में रेखीय क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात होता है। अ 1:1:1, ब 1:2:3, स 1:2:1, द 3:2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब 1:2:3। ये उत्तर ब हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा क्या है हमारा? वस्तु ए व वस्तु बी में से वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी की तुलना में कम है, तो क्यों है? अ वस्तु ए जल्दी गर्म होगी, ब वस्तु ब जल्द गर्म होगी, स दोनों वस्तुएं समान रूप से गर्म होगी, द इनमें से कोई नहीं। वस्तु ए जल्द गर्म होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा इसका आंसर। अ वस्तु ए जल्द गर्म होगी। उसके बाद है थर्ड, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है? तो सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन है? तो देखते हैं, अ लोहा, ब एस्बेस्टोस, स कांच, द लकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा अ लोहा। लोहा क्या होती है? जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा लोहा। इसका आंसर आ हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं हो सकता? तो अ है चाय, ब पानी, स हवा, द निर्वात। तो इसका आंसर हो जाएगा द निर्वात। क्या हो जाएगा भाई? द निर्वात। निर्वात आ जाएगा इसका आंसर, द निर्वात। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि खाली स्थान है। तो आप सभी को पता है कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है आपका? ऊर्जा है। ऊष्मा ऊर्जा है। उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। उसके बाद है थर्ड, चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल खाली स्थान में संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस में संभव है। चौथा है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है पांचवा है, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई ऊष्मा के कारण तापमान में बदलाव खाली स्थान होता है? नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं होता है। उसके बाद है प्रश्न 3, जब दो वस्तुओं को जिनका तापमान एक दूसरे से अलग हो वो संपर्क में लगाया जाता है या लाया जाता है, तब उन दोनों का तापमान समान क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, जब दो भिन्न तापमान वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो एक तरल अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। गर्म वस्तु में इस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जबकि ठंडी वस्तु में कम। अतः यह पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक प्रवाहित होती है जब तक इसका स्तर दोनों में समान न हो जाए। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कैलोरिक कहा जाता है। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कैलोरिक कहा जाता है। कैलोरिक कहा जाता है। उसके बाद है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो उत्तर है भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रश्न 5वां है,
गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट क्यों जाता है। देखो भैया, आपका छत्तीसगढ़ 2018 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न 5वां, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट क्यों जाता है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने पर गुब्बारे की गैस में ऊष्मीय प्रसार होने से वो क्या हो जाता है, फूट जाता है। उसके बाद है प्रश्न 6वां, निम्न तापमानों को अन्य पैमाने में परिवर्तित कीजिए। तो पहला है 14 फ़ारेनहाइट, 14 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो इसका सबसे पहला होता है फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 212 -32। उसके बाद है इक्वल में सेल्सियस -0 अपॉन या बटा में 100 -0। तो फ़ारेनहाइट का ये सबको फार्मूला है। तो देखिए फ़ारेनहाइट -32 180 हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे 212 को और 32 को हम जब घटाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 212 और 32 को घटाएंगे तो 212 -32 करेंगे, -32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, बराबर C/100। ये जो 0 है ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, C/100 हो जाएगा। उसके बाद है C, हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 100 इसका त्रिज्या गुणा हो जाएगा ऐसे। तो 100 F-32 आ जाएगा और 180 इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो उसके बाद है हम इसका फ़ारेनहाइट कितना दिया है, 14 दिया, तो 14 को रखेंगे यहाँ पर, मान रखेंगे। अब दोनों को 100 और 180 को क्या करेंगे, हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा, 14/14 -32 हो जाएगा। फिर 5 9 -18 बराबर हमारा कितना आ जाएगा आंसर, -10 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। उसी प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वही हमारा फार्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्सियस की जगह 100 रखेंगे। यहाँ पर हमने रखा है F-32, यहाँ पर जो 100 और 100 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा मतलब वहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब। तो यहाँ पर क्या बचा, F-32 = 180 हो जाएगा। फिर F = 180 + 32 आ जाएगा। फिर F = कितना आ जाएगा, 212 आ जाएगा। मतलब 212 फ़ारेनहाइट हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 12 केल्विन को सेल्सियस में बदल दिए। अब केल्विन है, केल्विन को बदलने के लिए क्या है, सूत्र अलग है। इसका सूत्र होता है K-273/100 बराबर सेल्सियस/100। तो क्या करेंगे भाई, K - 273 बराबर C हो जाएगा, क्योंकि 100 और 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 - 273, ये 12 कहाँ से आया, तो आपको पता है कि यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 12 केल्विन सेल्सियस दिया हुआ है। तो यहाँ पर केल्विन की जगह क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ऋण 273 बराबर C हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 261 बराबर C। मतलब इसका कितना आ जाएगा, हम अगर 12 K को सेल्सियस में बदलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 261 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न 7वां है, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। तो उत्तर है, गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल का पानी ठंडा रहता है, वाष्प उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखता है, इसलिए इसका उपयोग रेल में भाप इंजन में करते हैं। थर्ड है, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही चाय कॉफ़ी बहुत देर तक गर्म रहती है। प्रश्न 8वां है, 1 किलोग्राम जल का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है। यदि इसे 40 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दे तो मिश्रण का ताप क्या होगा। तो हल है वही करेंगे, 1 × 7 + 1 × 40 करेंगे, अपॉन में 1 1 लिखेंगे, 1 + 1 60 + 40 250 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपका आंसर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्रण का ताप 50 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद है प्रश्न 9वां, तांबे के एक बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम है, जिसका ताप 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। तो हल क्या हो जाएगा, इसका जो फार्मूला है आप देख सकते हैं, ये है आपका फार्मूला, Q = mS/T = हम उसका मान रख लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1800 जूल।
उसके बाद है प्रश्न 10वां, तांबे के एक तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इसके ताप को 30 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तांबे के लिए अल्फा बराबर 26 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप देख लीजिए लंबाई एल का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर है। टी है आपका 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस बराबर आपका आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। फिर अल्फ़ा है 26 × 10⁻6 डिग्री सेल्सियस मतलब 30 डिग्री सेल्सियस। तो लंबाई है अल्फ़ा गुणित लंबाई गुणित टी, 26 × 10⁻6 × 100 × 20 तो करेंगे तो सभी को मिलाकर 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर इसकी अभिष्ट लंबाई कितनी हो जाएगी, 100.0.052। तो इसका आंसर हो जाएगा 100.52 सेंटीमीटर। उत्तर है लंबाई में वृद्धि 0.052 सेंटीमीटर होगी तथा नई लंबाई 100.052 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद है प्रश्न 11, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है। सभी पदार्थों के समान मात्रा का ताप समान मात्रा में बढ़ाने के लिए ऊष्मा की विभिन्न मात्राएं लगती है, यही विशिष्ट ऊष्माधारिता है। उसके बाद है प्रश्न 12, ऊष्मा के संचरण के प्रकारों के बारे में देखिए। ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है। मोस्ट आईएमपी, चालन, संवहन, विकिरण, ये आपका क्या है, आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। ये हर कंपटीशन एग्जाम में या हर कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर है तापांतर के कारण ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ऊष्मा संचरण कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का जाना आपका क्या कहलाता है, ऊष्मा संचरण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है चालन, लोहे की पाइप में क्रमशः रखी मोमबत्ती ताप के प्रभाव से धीरे धीरे पिघलती है। दूसरा है संवहन, रात के समय रेत जल्दी ठंडी होती है जबकि पानी गर्म रहता है। थर्ड है विकिरण, विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचालित होती है। उसके बाद है तीसरा, आपका 13वां क्वेश्चन है, ऊष्मा के प्रभावों के बारे में दैनिक जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण बताइए। उत्तर है हम दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को देख नहीं सकते किंतु ऊष्मा के प्रभावों को अवश्य अनुभव कर सकते हैं। ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है। जितनी ऊष्मा वस्तु प्राप्त करेगी उतना उसका ताप बढ़ता जाएगा या बढ़ेगा और पदार्थ में प्रसार होगा। पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन संभव है। ताप में वृद्धि, उदाहरण है धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म हो जाती है। दूसरा है नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता। थर्ड है लोहे की पाइप में क्रमशः रखी मोमबत्ती ताप के प्रभाव से धीरे धीरे पिघलती है। चौथा है आपका नदी तट की रेत दिन के समय में जल्द गर्म हो जाती है जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले जाती है। इसी प्रकार रात के समय में रेत जल्द ही ठंडी हो जाती है जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है। अतः नदी के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठकर जाती है जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेती है। इस प्रकार हवा का चक्र चलता रहता है। उसके बाद है प्रश्न 1 फिर से, क्या आप बता सकते हैं कि आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है आग की चिंगारी में यदि पानी डालते हैं तो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है, वह आग बुझ जाती है। प्रश्न 2 है, यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 487.5 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है तो कॉपर की जे प्रति जी डिग्री सेल्सियस में व्यक्त विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, या जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? उत्तर है हम जानते हैं कि Q बराबर MS इंटू डेल्टा टी अर्थात 487.5 J बराबर 25 ग्राम गुणा S गुणा 75 डिग्री सेल्सियस ऋण 25 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में 487.5 जूल बराबर 25 ग्राम गुणा 50 डिग्री सेल्सियस गुणा S। ये 50 कहाँ से आया, 75 और 25 को जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। S बराबर क्या हो जाएगा 487, हम इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। S बराबर 487.5 J
बटा 25 ग्राम गुड़ी 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा इसका आंसर 0.39 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.39 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये रहा आपका अध्याय 3। अगर आपको यह अध्याय 3 अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इसको देखने के लिए।